तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज अपन पढ़ने वाले हैं विलयन। और विलयन का चैप्टर शुरू करने से पहले अपन को एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि होता है मिश्रण। क्या होता है दोस्तों? मिश्रण। अब मिश्रण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये आप जानते हो। पहले आपने पढ़ा होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से मिश्रण बनता है, या फिर मिश्रण की अन्य भी परिभाषाएं होती हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के पश्चात मिश्रण बनता है। अब मिश्रण कितने प्रकार का होता है? मिश्रण होता है दोस्तों दो प्रकार का। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ध्यान रखना इस चीज को। पहला होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। अब अपन बात कर रहे हैं विलयन की। इसकी बात कर रहे हैं विलयन की। विलयन की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है विलयन की कि दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। कौन से मिश्रण को? समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विलयन कहते हैं। अब इसमें हमने पहले समांगी और विषमांगी, ये दो चीजें अपन ने क्यों देखी? क्योंकि विलयन जो होता है वो हमेशा कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। आपने ये चीजें कक्षा 9 में देखी होंगी। समांगी विषमांगी जो है, समांगी विषमांगी जो है कक्षा 9 में आपको बताई नहीं होंगी। जब आपको पढ़ाया गया होगा 9th 10th में कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन जो होता है एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। देखो, विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण में अंतर क्या होता है वो देखते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब है कि उसमें जितने भी पदार्थ मिले हुए हैं वो कैसी मात्रा में मिले हुए हैं? समान मात्रा में मिले हुए हैं। कैसी मात्रा में मिले हुए हैं? समान। यानी समांगी के अंदर जो भी पदार्थ मिले हैं कैसी मात्रा में है? समान मात्रा में। और विषमांगी के अंदर कैसी मात्रा में मिले होते हैं? असमान मात्रा में मिले होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम समांगी मिश्रण में विलयन बनाए चीनी और जल का। जैसे आपने चीनी और जल का मिश्रण बनाया, ये आपका जल है और ये आपकी क्या है? चीनी है। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा अलग अलग, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो जल और चीनी का जो मिश्रण होता है वो पात्र के प्रत्येक भाग में, चाहे कोई सा भी भाग हो, ऊपर नीचे बीच में कहीं भी, वो कैसा रहता है? समान रहता है। उदाहरण के लिए चीनी जो होती है मीठी होती है। अब जब आप चीनी को जल में घोलोगे तो जो चीनी की मिठास है वो जल के प्रत्येक भाग में क्या होगी? समान होगी। क्या होगी? समान होगी। लेकिन जो विषमांगी मिश्रण है उसमें जो पदार्थ होते हैं असमान मात्रा में होते हैं। कैसे होते हैं? असमान मात्रा में। या फिर बोल सकते हैं कि पात्र के प्रत्येक भाग में मिलाने के पश्चात उसमें उन कणों को अपन क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। समांगी मिश्रण में आप क्या नहीं कर सकते? कणों को पहचान नहीं सकते। उदाहरण के लिए आपने जल और चीनी को मिलाया, आप उसमें से ये नहीं पहचान सकते कि जल का कण कौन सा है और चीनी का कण कौन सा है। लेकिन जो विषमांगी मिश्रण होता है, अब विषमांगी मिश्रण का कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे ले लिया अपन ने चॉक प्लस, चॉक आप जानते होंगे जो चॉक पाउडर होता है, प्लस जल। जब आप चॉक पाउडर और जल को मिलाओगे तो उसका प्रत्येक भाग में समान वितरण नहीं होता है। कुछ समय पश्चात पात्र में क्या होता है? जो चॉक पाउडर होता है वो नीचे तली में बैठ जाता है। इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। अब देखिए, आगे चलते हैं। इसमें नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके, किसी को नोट करना हो तो वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हो। देखो, बात कर रहे थे अपन
विलयन, इसकी बात कर रहे थे, विलयन। परिभाषा हमने आपको बताई दी, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। उदाहरण भी हमने आपको बताया, जल शक्कर का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण, और भी अन्य मिश्रण होते हैं जैसे दूध और जल का मिश्रण। तो ये सारे क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं। कैसे मिश्रण होते हैं, समांगी। अब देखो, विलयन जो होता है वो होते हैं दो प्रकार के। कैसे होते हैं, दो प्रकार के। पहला होता है द्विअंगी विलयन, पहला होता है द्विअंगी विलयन और दूसरा होता है त्रिअंगीय विलयन। अब इनका अर्थ क्या होता है कि द्विअंगी विलयन क्या होता है और त्रिअंगी विलयन क्या होता है। तो देखेंगे, द्विअंगी विलयन जिसमें कितने घटक हों, दो घटक। कितने घटक हों, दो घटक हों, ध्यान रखना। और त्रिअंगी विलयन क्या होता है, जिसमें तीन घटक हों। कितने घटक होने चाहिए, तीन। तीन से अधिक भी हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन ज्यादातर कितने होते हैं, तीन होते हैं। उदाहरण के लिए द्विअंगी विलयन में कौन कौन से घटक होंगे, विलेय और विलायक। और त्रिअंगी में तीन घटक होते हैं, विलेय, विलायक और विलयन। कितने घटक होते हैं, विलेय, विलायक और विलयन। अब इनकी आगे देखते हैं, विलेय विलायक क्या होता है, विलयन क्या होता है, किस प्रकार से इनका वर्गीकरण होता है। तो देखो अब बात करते हैं संकेतों की, कि संकेत किस प्रकार से निर्धारित होते हैं। अब जैसे अपन संकेत लेके चलते हैं, ए बी एन डब्ल्यू एम, और भी आते हैं बहुत सारे, पहले इनको देखते हैं। देखो, ए अपन ने किसका माना, विलायक। किसका माना, विलायक। बी था अपना विलेय, क्या था, विलेय। ए भी अपना हो गया विलयन। एक और आता है इसमें एक्स। अब एन जो है, एन आपको पता होगा किसको बताते हैं, मोल, या फिर बोल सकते हैं मोलों की संख्या। क्या बोल सकते हैं, मोलों की संख्या। डब्ल्यू आपको पता ही है, भार यानी कि द्रव्यमान। एम जो है, इसको बताओ क्या होता है, एम क्या होता है, एम होता है आपका अणुभार। क्या होता है, अणुभार। और अणुभार को एक और चीज बोला जाता है जो बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान। ध्यान रखना बच्चों इस चीज को। एक्स को बोला जाता है मोल अंश या मोल प्रभाज। क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज या फिर मोल अंश। अब इनके अंदर से कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि एक्स ए, एक्स बी। अब एक्स ए एक्स बी क्या होगा भाई, देखो एक्स अपन को पता है मोल प्रभाज, और ए अपना क्या है, विलायक। क्या है, विलायक। तो एक्स ए अपना क्या हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज। क्या हो जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज। और एक्स अपन को पता है मोल प्रभाज, और बी अपना क्या है, विलेय। तो ये क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज। और भी चीजें हैं इसमें, जैसे इसके बाद और यहां लिख देते हैं, जैसे कि एन अपना क्या है, मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या ये तो आपका क्या है, टोटल बता दिया गया कि एन से मोल को प्रदर्शित करते हैं। अब आपसे प्रश्न में पूछा जाए, जैसे एन ए एन बी, इनका अर्थ क्या होगा, एन ए एन बी। एन ए का मतलब होगा विलायक के मोल। क्या होगा,
विलायक के मोल, या फिर बोल सकते हैं विलायक के मोलों की, विलायक के मोलों की संख्या। और एन बी आपका क्या होगा, बिल्कुल विपरीत है, बी यानी विलेय के मोल, विलेय के मोल या फिर विलेय के मोलों की संख्या। क्या लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या। और इसके बाद आता है आपका W, क्या आता है, W, WA और WB। अब W आपका क्या है भाई, W आपका है भार या फिर द्रव्यमान, तो WA हो जाएगा विलायक का भार, क्या हो जाएगा, विलायक का भार या फिर द्रव्यमान, और WB क्या हो जाएगा, विलेय का भार या फिर द्रव्यमान। अब आपकी दो चीजें और बची, M होता है अणु भार। अब M भी आपका दो भागों में, MA और MB। ये जो A B हम ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, सफिक्स में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, सफिक्स में, ये भी आप ध्यान रखना। अब MA आपका क्या है भाई, M आपका अणु भार है, तो MA हो जाएगा विलायक के अणु, विलायक का अणु भार, क्या हो जाएगा, विलायक का अणु भार, और MB क्या हो जाएगा, विलेय का अणु भार। चाहो तो आप नोट कर सकते हो इन सारी चीजों को, ठीक है, या फिर इसके बाद में आप देखते हैं कि आपसे पूछा जाता है कई प्रश्नों में मोलों की संख्या के, विलयन के मोल बताइए, विलेय के मोल बताइए। अब मोलों की संख्या को किस प्रकार से देखेंगे, देखो प्रश्न लिखते हैं हम थोड़ी देर बाद इस पे एक, यानी वो उसमें पूछेगा आपसे मोलों की संख्या, क्या पूछेगा, मोलों की संख्या। अब देखो मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, N से, किससे प्रदर्शित करते हैं, N से। और इसका सूत्र आपको पता होगा, सूत्र होता है N बराबर W बट्टे M। क्या होता है, N बराबर W बट्टे M। ध्यान रखना इस सूत्र को, क्या होता है, M बराबर W बट्टे M। अब इसमें जो W है, हिंदी में लिखते हैं इसको, आपको ये पता है मोलों की संख्या, यानी N बराबर W अपना होता है भार, क्या होता है, भार बट्टे अणु भार। अब भार जो होता है यहां पर होता है ग्राम में, किस में होता है, ग्राम में। भार के स्थान पे अपन एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान बट्टे अणु भार, और द्रव्यमान किस में होगा, ग्राम में होगा, ठीक है। अब जैसे आपसे प्रश्न पूछा गया, प्रश्न पूछ ले वो कि 80 ग्राम NaOH के, NaOH भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी अपन संकेत के आधार पर ही इसको देख रहे हैं, अभी पूरे चैप्टर का जो पूरा वर्णन है आगे देखते चलेंगे धीरे धीरे। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ लिया गया है, 80 ग्राम NaOH के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, और कुछ अन्य चीजें भी पूछता है। उदाहरण के तौर पे पहले इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न करते समय इसमें देखो कि दिया क्या है, सबसे पहले क्या देखना है, दिया क्या है। अब ये पूछ रहा है 80 ग्राम, 80 ग्राम NaOH, NaOH अपना क्या है, कोई पदार्थ है, और ये 80 ग्राम क्या है, उस पदार्थ का क्या है, द्रव्यमान है, भार है। तो दिया क्या है, W बराबर कितना दिया है, 80 ग्राम।
अब पूछ रहा है मोलों की संख्या। n बराबर अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। और अपन को NaOH दिया है जिसके अपन को क्या निकालने पड़ेंगे, मोल निकालने पड़ेंगे। क्योंकि भाई सूत्र होता है, सूत्र आपको पता है n बराबर W/m, ये आपका सूत्र है। तो सूत्र के अनुसार आपको m भी निकालना पड़ेगा, आपको पता नहीं है कि m क्या है। अब m यानी जो अणुभार होता है उसको निकालने का भी क्या होता है, एक सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र होता है। उसका सूत्र होता है कि परमाणु द्रव्यमान का योग। क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान का योग। यहां पर लिख देते हैं हम आपके लिए, जो अणुभार है, अणुभार निकालने का सूत्र होता है परमाणु द्रव्यमानों का योग। अब परमाणु द्रव्यमान आप सबको पता ही होगा, जो इसकी एक वीडियो है वो भी हम आगे बना देंगे कि परमाणु द्रव्यमानों को किस तरीके से याद किया जाए। अब इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सा तत्व दिया है। इसमें आपको पूरा एक यौगिक दिख रहा है, यौगिक का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले देखना है कितने यौगिक हैं, 3 यौगिक हैं। कितने यौगिक हैं, 3। देखो पहला सोडियम, पहला कौन सा है, सोडियम है, पहला कौन सा है, सोडियम। दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा हाइड्रोजन। अब सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23। कितना होता है, 23। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। और हाइड्रोजन आप सबको पता है सबसे सरल है, आवर्त सारणी में सबसे प्रथम स्थान पे आता है 1। कितना होता है, 1। अब इन सबको जोड़ने के पश्चात कितना आएगा, कितना आएगा, 40। कितना आएगा, 40। यानी अपना m बराबर कितना आ गया, 40। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, n बराबर भार बट्टे अणुभार वाला सूत्र अपन ने लगा दिया। आगे लिखते हैं इसमें n बराबर, W अपना हमेशा किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। और कितना दिया है, 80। और अपना m का मान कितना आया है, अणुभार का मान आया है 40। तो इसमें रख देंगे 40 और काट दीजिए। कितनी बार गया, 2। यानी मोलों की संख्या कितनी आई, 2 मोल। कितने आए, 2 मोल। ठीक है, नोट कर लीजिए यदि आपको नोट करना हो। अब आगे और देखते हैं। जैसे यदि वो आपसे पूछे H2SO4 का अणुभार ज्ञात कीजिए, H2O का अणुभार ज्ञात कीजिए, CO2 का अणुभार ज्ञात कीजिए, NaCl का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो अणुभार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या पता होना चाहिए, इनका परमाणु द्रव्यमान। क्या पता होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1। सल्फर का कितना होता है, 32। ऑक्सीजन का 16 और कार्बन का कितना होता है, 12। Na और Cl का भी पता होना चाहिए। Na का होता है 23 और Cl का कितना होता है, 35.5। सब। अब इन सब का क्या निकालने के लिए, अणुभार निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, क्या निकालना है इन सब का, अणुभार। अब अणुभार निकालने के लिए अपन सबको पता है भाई परमाणु भारों का क्या करना है, योग करना है। देख लीजिए H कितनी बार है, 2 बार है, 1 + 1। S कितनी बार है, 1 बार यानी 32 प्लस O कितनी बार है, 4 बार है। अब ऐसे लिख सकते हैं 16 × 4। ठीक है। इसको देखिए H 2 बार है प्लस O कितनी बार है, 1 बार है। कार्बन,
कार्बन का कितना होता है अपन को पता है 12, कितना होता है 12। ऑक्सीजन का कितना होगा 16 और ऑक्सीजन है 2 बार। ठीक है, ऐसे ना लिखें तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 16 प्लस 16, इसमें भी 16 16 16 करके 4 बार लिख सकते हैं। अन्यथा आप 16 का क्या कर दीजिए, सीधा 4 से पहाड़ा पढ़ दीजिए और उसको यहाँ पर लिख दीजिए। NaCl, Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। अब इन सभी के पश्चात इनको लिखते हैं। 16 चौक क्या हो जाएगा 64, 64 और 32 को जब जोड़ेंगे तो अपना क्या आएगा 98। क्या आएगा 98, 98 और 99 और 100, यानी H2SO4 का अनुपात कितना आ गया 100 आ गया। H2O का जोड़ेंगे 16 17 1 18, यानी ये किसका है जल का, कितना आ गया 16 दूनी 32, 32 और 2 34 और 10 44, कितना आ जाएगा 44। और NaCl का 23 और 35.5 को जोड़ने के बाद आ जाएगा 58.5। इस प्रकार से अपन क्या निकालते हैं अणुभार निकालते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब इन सबको क्या कर लीजिए, चाहो तो नोट भी कर सकते हो, तो नोट कर लीजिए। अब इन सब के बाद की जो चीजें हैं वो देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक आप इन सब चीजों का क्या करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो वीडियो हैं आपको लगातार